सोचिए कि एक 35 साल का हिप हॉप आर्टिस्ट स्टेज से उतरे और सीधा संसद पहुंच जाए। और वो भी देश के सबसे कद्दावर नेताओं को पछाड़कर। मतलब ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक असली घटना पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने मौजूद द रैपर रेवोल्यूशन और कुछ अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस मुद्दे को समझेंगे। जी। और आज का हमारा मुख्य मकसद ये समझना है कि कैसे बालेनशाह नाम के इस युवा रैपर ने नेपाल के 20 साल पुराने राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से हिला दिया है। सही कहा। और कैसे ये जो जेन जेड का गुस्सा है वो अब एक राजनीतिक सुनामी बन चुका है। देखिए, इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले 2 दशकों से नेपाल की राजनीति में मुख्य रूप से सिर्फ 3 पार्टियों का वब्दबा रहा है। हाँ, जिनमें से 2 तो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। बिल्कुल। इतने सालों में होता क्या था कि सिर्फ चेहरे और गठबंधन बदलते थे। लेकिन सिस्टम वही का वही रहता था। एग्जैक्टली। लेकिन इस बार ना ये पुरानी सत्ता और बदलाव चाहने वाली एक नई ऊर्जावान पीढ़ी के बीच की सीधी टक्कर है। और इस टक्कर के जो नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बालिनशाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इतने भारी अंतर से हराया है कि राजनीतिक पंडितों के भी पसीने छूट गए हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो बालिन को 68,348 वोट मिले। बाप रे। और ओली के वोट कितने थे? ओली सिर्फ 18,734 वोट ही जुटा पाए। मतलब ये एक तरफा लैंडस्लाइड जीत है। रुझान साफ बता रहे हैं कि बालिन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे की जो कहानी है उसकी नींव सितंबर 2025 के उन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में रखी गई थी। वो इंटरनेट बैन वाले प्रदर्शन? हाँ। तत्कालीन ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। आज के दौर में इंटरनेट बैन करना सिर्फ संचार रोकना नहीं माना जाता। बिल्कुल, वो सीधे युवाओं की आजादी पर हमला लगता है। और गुस्सा सिर्फ उस बैन का नहीं था। नहीं, वो नेपो बेबीज यानी नेताओं के बच्चों को मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ भी था। यहाँ पर मैं हमारे स्रोतों में दी गई एक बहुत संवेदनशील बात का जिक्र करना चाहूँगी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट्स की जानकारी दे रहे हैं। हम किसी का पक्ष या समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी, ये साफ करना जरूरी है। स्रोतों के मुताबिक उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की जान चली गई थी। और बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तो ये दावा भी किया गया है कि पुलिस चीफ ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। इसी वजह से करीब 8 लाख नई युवा जो पहली बार वोट डालने वाले थे, उनका गुस्सा अब मामूली नहीं रह गया था। वो सड़कों से उठकर सीधे वोटिंग मशीन तक पहुंच गया। और बालिनशाह ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। उनका एक नेपाली हिप हॉप गाना है बलिदान, जो यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोर चुका है। युवाओं ने उस गाने में अपना अक्स देखा। लेकिन एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। स्रोतों के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान बालन ने ओली को आतंकवादी तक कह दिया था। हाँ, और अब देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में वो खुद को पूरे नेपाल का उम्मीदवार बता रहे हैं। ये बदलाव काफी हैरान करने वाला है। एक बागी रैपर से एक परिपक्व राजनेता बनने का सफर। उन्होंने सिर्फ अपनी छवि ही नहीं बदली है, बल्कि एक बहुत ही ठोस आर्थिक मास्टर प्लान भी पेश किया। आरएसपी के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं आप? जी। उसमें हवाई बातों की जगह सीधा डेटा है। उन्होंने 12 लाख नई नौकरियां पैदा करने का वादा किया है, ताकि मजबूरी में होने वाले पलायन को रोका जा सके। और प्रति व्यक्ति आय को $1,447 से 2 गुना करके $3,000 करने का भी लक्ष्य है। साथ ही अर्थव्यवस्था को $100 बिलियन की जीडीपी तक पहुंचाना और हेल्थ केयर इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर चर्चा का सार ये है कि ये चुनाव एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब डेमोग्राफी यानी युवा आबादी और इंटरनेट कल्चर मिलते हैं तो वो दशकों पुरानी सत्ता को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि नेपाल में एक रैपर ने जिस तरह युवा आक्रोश को एक सफल राजनीतिक लहर में बदल दिया। क्या ये मॉडल दुनिया के उन अन्य देशों के लिए भी एक संकेत है जहां की युवा आबादी पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं से तंग आ चुकी है? क्या आने वाले समय में हमें ऐसे ही और भी अप्रत्याशित लीडर्स देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।